कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा अक्सर हालात नहीं होते, बल्कि हम खुद होते हैं? हाँ, कई बार सबसे ऊंचा पहाड़ जो हमें हमारी मंजिल से रोकता है, वो बाहर नहीं, हमारे अंदर खड़ा होता है। हमारे डर, हमारी पुरानी यादें, हमारी सोच, यही सब हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है द माउंटेन इज यू, लिखी है ब्रियाना वीस्ट ने। यह किताब हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपने ही बनाए जाल से निकलकर, सेल्फ सैबोटाज से बचकर, सेल्फ मास्टरी यानी खुद पर जीत हासिल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं लिसन विद आयुष इनसाइट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की आवाज, ताकि आप सिर्फ सुनकर अपनी सोच और जिंदगी बदल सकें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि असली पहाड़ कौन है और हमें उसे कैसे जीतना है। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू, यानी पहाड़ तुम ही हो। लेखक कहती हैं कि जिंदगी में हर इंसान को एक ना एक पहाड़ चढ़ना ही पड़ता है। ये पहाड़ कोई बाहर की रुकावट नहीं होता, न हालात, न लोग, न किस्मत। असल में ये पहाड़ हम खुद होते हैं। हमारी अपनी आदतें, हमारी सोच, हमारी टाल मटोल करने की आदत, हमारा डर, यही वो चट्टानें हैं जो हमारे रास्ते में खड़ी होती हैं। सोचिए, जब भी हम कोई बड़ा काम करने निकलते हैं तो अक्सर बाहर की मुश्किलों से ज्यादा अपने ही मन के बहानों से हार जाते हैं। हम कहते हैं अभी सही समय नहीं है, या फिर शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं। यही तो है सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद अपने सपनों के दुश्मन बन जाना। लेखक हमें याद दिलाती हैं कि अगर हम सच में अपनी मंजिल पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद से लड़ना होगा, और जब हम ये लड़ाई जीत लेते हैं तब कोई पहाड़ हमें रोक नहीं सकता। तो अब आप खुद से ये सवाल कीजिए, क्या मेरा असली पहाड़ बाहर है या मेरे ही अंदर बैठा हुआ है? और अगर ये मेरे अंदर है तो क्या मैं इसे जीतने के लिए तैयार हूं? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि सेल्फ सैबोटाज असल में है क्या और क्यों ये हमें बार बार रोकता है। अब हम चलते हैं इस किताब के दूसरे अध्याय की ओर। चैप्टर 2, देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सैबोटाज, यानी सेल्फ सैबोटाज नाम की कोई चीज नहीं होती। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि असल में सेल्फ सैबोटाज नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हम जो भी करते हैं उसका एक कारण होता है। भले ही वो काम हमें हमारी मंजिल से दूर कर रहा हो, फिर भी उस समय वो हमारे अंदर किसी जरूरत को पूरा कर रहा होता है। सोचिए, जब कोई इंसान बार बार टालमटोल करता है, काम को आगे धकेलता है, तो वो सिर्फ आलसी नहीं है। शायद वो असफल होने के डर से खुद को बचा रहा है। शायद उसके लिए आराम और सुरक्षा उस सफलता से ज्यादा मायने रखते हैं। इसी तरह जब कोई इंसान बार बार गलत रिश्तों में फंस जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को बर्बाद करना चाहता है, बल्कि अंदर ही अंदर उसे ये रिश्ते उसकी कोई भावनात्मक जरूरत पूरी करते हुए लगते हैं, चाहे वो मान्यता हो, अपनापन हो या अकेलेपन से बचने की कोशिश। लेखक समझाती हैं कि हमारा हर गलत चुनाव भी हमें कुछ देता है। शायद थोड़ी देर की राहत, शायद थोड़ी देर की खुशी, या शायद उस पुराने दर्द से बच निकलने का रास्ता। लेकिन समस्या ये है कि हम इन छोटे छोटे फायदों के लिए अपनी बड़ी मंजिलों को खो देते हैं। इसलिए वो कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज को गलती मत समझो। ये एक सिग्नल है जो बताता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कोई अधूरी जरूरत है। अगर तुम उस जरूरत को पहचान लो और उसे सही तरीके से पूरा करो तो सेल्फ सैबोटाज अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अब आप खुद से ये सवाल कीजिए, मैं जो बार बार टालता हूं, डरता हूं या गलत चुनाव करता हूं, क्या उसके पीछे कोई छिपी हुई जरूरत है जिसे मैंने अब तक समझा ही नहीं? यही सोच हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, जहां लेखक बताती हैं कि हमारे ट्रिगर्स यानी छोटे छोटे भावनात्मक झटके ही हमारी असली आजादी की चाबी होते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस किताब के तीसरे अध्याय की ओर। चैप्टर 3, योर ट्रिगर्स आर द गाइड्स टू योर फ्रीडम, यानी आपके ट्रिगर ही आपकी आजादी की राह दिखाते हैं। लेखक कहती हैं कि अक्सर हम उन चीजों से भागते हैं जो हमें ट्रिगर करती हैं। ट्रिगर मतलब ऐसी छोटी सी बात या स्थिति जो हमें अचानक गुस्सा, डर या दुख से भर दे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे ये ट्रिगर ही हमारी असली कमजोरी को उजागर करते हैं, और वहीं से हमारी असली आजादी की शुरुआत होती है। सोचिए, अगर किसी की छोटी सी आलोचना हमें अंदर तक हिला देती है तो असल दर्द आलोचना नहीं है। असल दर्द वो अधूरापन है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं। अगर हमें लगता है कि लोग हमें छोड़ देंगे तो ट्रिगर छोड़ने का डर नहीं,
बल्कि हमारे अंदर छुपा हुआ अकेलेपन का घाव है। लेखक समझाती हैं कि ट्रिगर्स दरअसल हमारे मन के दर्पण हैं। ये हमें दिखाते हैं कि हमने किन पुरानी चोटों को अभी तक नहीं भरा, और जब तक हम इन घावों को पहचान कर ठीक नहीं करते तब तक हम बार बार उन्हीं हालातों से ट्रिगर होते रहेंगे। यहां एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपको बार बार लगता है कि लोग आपकी कद्र नहीं करते, तो हर छोटी अनदेखी आपको ट्रिगर कर देगी। लेकिन अगर आप बैठकर खुद से पूछें, मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्या मुझे सच में लोग नहीं मानते, या ये मेरे अंदर का ही डर है? तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ये ट्रिगर आपके अंदर छिपी हुई असुरक्षा को बाहर ला रहा है। लेखक कहती हैं, हर बार जब आप ट्रिगर हों तो उससे भागो मत, उसे पकड़ो, देखो, समझो, क्योंकि वही ट्रिगर आपके लिए एक मैप है जो आपको उस जगह ले जाएगा जहां हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब खुद से पूछिए, मेरे कौन से ट्रिगर्स हैं जो मुझे बार बार रोकते हैं, और क्या मैं उन्हें अपने शिक्षक की तरह मान सकता हूं, न कि दुश्मन की तरह? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां लेखक हमें सिखाती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के चौथे अध्याय पर, चैप्टर 4, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण। लेखक कहती हैं कि अगर हम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ को विकसित करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें संभालना नहीं सीखेंगे तब तक वही भावनाएं हमें बार बार रास्ते से भटकाएंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना। ये जानना कि गुस्सा, डर या दुख सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि संकेत यानी सिग्नल्स हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारे अंदर अभी भी कोई अधूरी जरूरत, कोई अनसुलझा घाव या कोई पुराना डर मौजूद है। सोचिए, अगर कोई हमें हल्की सी आलोचना कर दे और हम फौरन टूट जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला हमें गिराना चाहता है, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे अंदर पहले से ही आत्मसम्मान की कमी है। अगर हमें बार बार असफल होने का डर सताता है तो असल समस्या हालात नहीं, बल्कि हमारा खुद पर भरोसा कम होना है। लेखक कहती हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता बनाने के लिए 3 कदम जरूरी हैं। पहला, ऑब्जर्व यानी अपनी भावनाओं को नोटिस करना। जब आप गुस्सा हों या दुखी हों तो खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? दूसरा, अंडरस्टैंड यानी उस भावना की जड़ तक पहुंचना। क्या यह भावना किसी पुराने अनुभव से जुड़ी है? क्या यह ट्रिगर मुझे कुछ सिखाने आया है? तीसरा, रिस्पॉन्ड यानी सही प्रतिक्रिया देना। भावनाओं के बहाव में बह जाने के बजाय ठहर कर समझदारी से कदम उठाना। यहां लेखक एक छोटी सी बात कहती हैं, इमोशंस आर नॉट एनिमीज, दे आर मैसेंजर्स। यानी भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, बल्कि संदेशवाहक हैं। अगर हम इन्हें सुन लें और समझ लें तो यही हमें उस जगह तक ले जाती है जहां हीलिंग की जरूरत है। तो अब आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी भावनाओं को दुश्मन मानकर उनसे भागता हूं, या मैं उन्हें समझकर अपने शिक्षक की तरह अपनाता हूं? और यहीं से रास्ता खुलता है अगले अध्याय की ओर, जहां लेखक बताती हैं कि हम अपने अतीत को कैसे छोड़ें और आगे बढ़ें। अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के 5वें अध्याय पर, चैप्टर 5, रिलीजिंग द पास्ट यानी अतीत को छोड़ना। लेखक कहती हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने से बड़ी रुकावट कोई और नहीं, बल्कि हमारा अतीत है। हम अक्सर अपने पुराने घावों, पुरानी नाकामियों और अधूरी कहानियों को कसकर पकड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक हम अतीत की पकड़ को ढीला नहीं करेंगे, तब तक भविष्य का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, अगर उस समय मैंने वो काम किया होता तो आज अलग होता। अगर उसने मेरे साथ ऐसा न किया होता तो मैं खुश होता। अगर मुझे वो मौका मिला होता तो मैं भी सफल होता। ये सारे अगर और काश ही हमें वहीं रोक कर रखते हैं जहां हम थे। लेखक समझाती हैं कि अतीत को पकड़कर रखना वैसा ही है जैसे कोई भारी पत्थर उठाए रहना। वो बोझ हमें थका देता है, हमारी ऊर्जा खा जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम उस बोझ को छोड़ने का फैसला करते हैं। छोड़ना का मतलब भूल जाना नहीं है। छोड़ना का मतलब है उस घटना को स्वीकार करना, उससे सीख लेना और फिर उसके भार से खुद को मुक्त कर देना। जब हम कहते हैं, हां ये हुआ और हां इससे मुझे चोट पहुंची, लेकिन अब मैं इसे अपने वर्तमान और भविष्य पर राज नहीं करने दूंगा, तभी हम सच में आजाद होते हैं।
यहां लेखक एक छोटी सी बात याद दिलाती है। अतीत की तकलीफ को पकड़े रहना वैसा ही है जैसे जख्म को बार बार कुरेदना। वो कभी भर नहीं पाएगा, लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो जख्म खुद भर जाता है। तो अब आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपने अतीत का कैदी बना हुआ हूं, या मैं उसे एक सीख मानकर छोड़ सकता हूं ताकि भविष्य की तरफ बढ़ सकूं? और यही सोच हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, जहां लेखक बताती हैं कि जब हम अतीत को छोड़ देते हैं तो हम कैसे एक नया भविष्य बनाना शुरू करते हैं। अब हम इस किताब के 6ठे अध्याय पर पहुंचते हैं, चैप्टर 6, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर, यानी एक नया भविष्य बनाना। लेखक कहती हैं कि जब हम अतीत को छोड़ देते हैं तो हमारे सामने खाली जगह बनती है। ये खालीपन डरावना भी लग सकता है, लेकिन असल में यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी खाली जगह पर हम अपनी नई जिंदगी की नींव रख सकते हैं। भविष्य बनाने के लिए पहला कदम है स्पष्ट दृष्टि, यानी क्लैरिटी। हमें खुद से पूछना होगा, मैं सच में चाहता क्या हूं? अक्सर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, लेकिन जब तक आप साफ साफ ये तय नहीं करेंगे कि आपको क्या चाहिए, तब तक जिंदगी आपको इधर उधर धकेलती रहेगी। दूसरा कदम है छोटे छोटे बदलाव। लेखक कहती हैं कि भविष्य अचानक नहीं बनता, ये हर दिन की छोटी छोटी आदतों, फैसलों और मेहनत से बनता है। जैसे अगर आप रोज आधा घंटा अपने सपने पर काम करते हैं तो एक साल में आपके पास 180 घंटे की प्रगति होगी। छोटे कदम ही बड़े पहाड़ों को जीतते हैं। तीसरा कदम है विश्वास, यानी बिलीफ। कई बार हम अपने सपनों को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन लेखक कहती हैं कि भविष्य उसी का होता है जो खुद पर यकीन करता है। भले ही आज आप छोटे हों, कमजोर हों, लेकिन अगर आपके भीतर भरोसा है तो कल आप मजबूत खड़े होंगे। सोचिए, भविष्य बनाना ऐसा है जैसे बीज बोना। बीज आज बोते हैं, कल पानी देते हैं और धीरे धीरे वो पेड़ बनता है। उसी तरह आज के आपके छोटे फैसले ही कल की बड़ी मंजिलें तय करते हैं। तो अब आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं हर दिन अपने भविष्य का बीज बो रहा हूं, या मैं आज भी कल का इंतजार कर रहा हूं? और यहीं से रास्ता खुलता है अगले और आखिरी अध्याय की ओर, जहां लेखक हमें बताती हैं कि सेल्फ सैबोटाज से निकलकर कैसे हम सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। अब हम इस किताब के आखिरी और सबसे गहरे अध्याय पर पहुंचते हैं, चैप्टर 7, फ्रॉम सेल्फ सैबोटाज टू सेल्फ मास्टरी, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने से आत्मनियंत्रण तक। लेखक कहती हैं कि जब हम समझ जाते हैं कि असली पहाड़ हमारे भीतर है, जब हम अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, भावनाओं को समझना सीख लेते हैं, अतीत को छोड़ देते हैं और भविष्य बनाना शुरू कर देते हैं, तो हम धीरे धीरे सेल्फ सैबोटाज से बाहर आकर सेल्फ मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपने ऊपर नियंत्रण, अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने फैसलों का मालिक बनना। ये कोई एक दिन में नहीं होता, बल्कि एक प्रक्रिया है। हर दिन का अभ्यास, हर दिन की जागरूकता हमें और मजबूत बनाती है। लेखक समझाती हैं कि सेल्फ मास्टरी की असली पहचान 3 चीजों से होती है। पहली, जागरूकता यानी अवेयरनेस। जब आप जानते हैं कि कौन सी आदत आपको पीछे खींच रही है तो आप उसे दोहराना बंद कर सकते हैं। दूसरी, जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ मास्टरी वाले इंसान कभी दूसरों को दोष नहीं देते। वो मानते हैं कि उनकी जिंदगी उनकी अपनी है और उसके हर चुनाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तीसरी, संयम यानी डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के मास्टरी संभव नहीं है। ये वही शक्ति है जो हमें सही चीज करने पर मजबूर करती है, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो। सोचिए, सेल्फ सैबोटाज वैसा है जैसे कोई इंसान खुद ही अपने पैरों में बेड़ियां डाल दे, लेकिन सेल्फ मास्टरी वैसा है जैसे वही इंसान चाबी उठाकर अपनी बेड़ियां खोल दे और आजाद होकर पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए। लेखक कहती हैं कि सेल्फ मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को समझना, अपनी ताकतों को अपनाना और हर दिन एक बेहतर इंसान बनते जाना। तो अब आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अब भी अपने ही बनाए जाल में फंसा हूं, या मैं खुद को आजाद कर अपने जीवन का सच्चा मालिक बनने के लिए तैयार हूं? और यही है इस किताब का सबसे बड़ा संदेश। पहाड़ कोई बाहर नहीं है, पहाड़ तुम ही हो। और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो दुनिया का कोई पहाड़ तुम्हें रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी ब्रियाना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू की पूरी यात्रा। हमने जाना कि असली पहाड़ हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर खड़ा होता है।
कभी हमारे डर के रूप में, कभी हमारी टाल मटोल की आदत में, कभी अतीत के बोझ में और कभी उन भावनाओं में जिन्हें हम समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे हमने एक एक अध्याय पार किया, हमें एहसास हुआ कि ये पहाड़ कोई दुश्मन नहीं है, ये तो हमारी ही बनाई हुई रुकावट है। और जब हम अपने ट्रिगर्स को समझते हैं, अपनी भावनाओं पर काबू पाते हैं, अतीत को छोड़ते हैं और भविष्य की नींव रखते हैं, तभी हम सेल्फ सैबोटाज से निकलकर सेल्फ मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। याद रखिए, पहाड़ तुम ही हो और तुम्हें जीतने वाला भी तुम ही हो। इससे बड़ा सच कोई नहीं। अब जरा ठहर कर खुद से ये सवाल कीजिए, क्या मैं अपनी जिंदगी का कैदी हूं या मैं उसका मालिक बनने के लिए तैयार हूं? अगर ये किताब सुनकर आपके मन में भी नई सोच जगी है, तो इस सीख को यहीं मत छोड़िए। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जिंदगी की असली आजादी वहीं से शुरू होती है जहां हम खुद को जीत लेते हैं। अगर ये सफर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेहतर सपोर्ट के लिए चैनल मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, जिससे हमें वीडियो बनाने में काफी हेल्प मिलती है। और हमारी प्लेलिस्ट में और भी ऐसी बेहतरीन किताबों की समरीज सुनना न भूलिए, जो आपकी सोच को गहराई देंगी और आपकी जिंदगी को नई दिशा। तो चलिए, अगली किताब की मुलाकात तक अपने अंदर के पहाड़ को जीतिए और अपने सपनों की ऊंचाई को छू लीजिए। थैंक यू।